रामकृष्ण आडवाणी कह रहे थे कि चुनाव निष्पक्ष हो, आज ये जरूरी नहीं रह गया। ऐसा कुछ प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव के बीच की जो महीन सी लाइन है, ये भी समझा दीजिए। परिस्थिति ये बदली है कि जब आडवाणी जी ने चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह जी को, उन्होंने नहीं माना। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और रामविलास जी उनके साथ थे, पार्टी के एलजेपी के नेता। आज रामविलास जी के बेटे चिराग पासवान जो है एनडीए के साथ हैं। परिस्थिति ये बदली है। तो मणिशंकर जी भी उसी हिसाब से बोल रहे हैं, एनडीए के हिसाब से, जबकि इतने वरिष्ठ समाजवादी आंदोलन के निकले हुए व्यक्ति हैं कि उनको तो कम से कम पार्टी लाइन से अलग हट के निष्पक्ष बात करनी चाहिए थी। देखिए, ये बार बार अभी गुरुप्रकाश जी भी कह रहे थे, बड़े उन्होंने फैक्ट्स भी दिए कि अधिकार है सदन को और ये सदन ही नियुक्ति करती संविधान के हिसाब से, और सही बात है। सदन जो संविधान में लिखा है, और कांग्रेस ने 55 साल तक या 70 साल तक जो भी सरकारें रहीं, उसमें कांग्रेस की सरकार भी रही, जनता पार्टी की सरकार, वीपी सिंह की सरकार, देवगौड़ा की सरकार, गुजराल की, चंद्रशेखर की, अटल जी की, सबकी सरकारें रहीं, उन्होंने कानून नहीं बनाया जो बनाना चाहिए था। दरअसल शायद संविधान निर्माताओं को और उस समय के प्रधानमंत्रियों को ये लगता रहा होगा कि चुनाव आयोग बनने के बाद जो व्यक्ति होगा, वो क्या होता है कि एक व्यक्ति जब संस्था एक संवैधानिक पद पर जाता है तो फिर उसका व्यवहार बदल जाता है। प्रेमचंद की कहानी जो है पंच परमेश्वर, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो जुम्मन मियाँ और अलगू चौधरी जो है उनका, तो जब वो सरकारी अफसर है तो उसका एक काम अलग है, वही अफसर जब चुनाव आयुक्त बनता है, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उसका बदल जाता है रवैया। ये एक अपेक्षा संविधान निर्माताओं को भी रही होगी और ये अपेक्षा तमाम सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी रही होगी और हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री को भी रही होगी। इसीलिए अभी तक उन्होंने भी नहीं बनाया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करिए तब कानून बनाया 2 मार्च को। अब चूंकि चुनाव आयोग पे आरोप लगातार लग रहे हैं, जब जो विपक्ष में होता है वो लगाता है। जब लिंगोदो साहब मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो उन पर भी यही आरोप लगे थे, अगर याद हो तो, गुजरात के चुनाव के दौरान 2002 में बहुत बाकायदा। और आज भी कांग्रेस पार्टी के लोग भी लगाते हैं, दूसरे लोग लगाते हैं। टीएन शेषन जैसा चुनाव आयुक्त जो है किसी पैनल से नहीं आया था चुन करके, सरकार ने उनको बनाया था। और सरकार ने बनाया और टीएन शेषन ने लोगों को बता दिया कि चुनाव आयोग क्या होता है, चुनाव आयोग के मायने क्या हैं, और चुनाव आयोग की जो ताकत है वो बिना किसी संवैधानिक संशोधन के, बिना किसी पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में संशोधन के चुनाव आयोग टीएन शेषन ने दिखा दिया। तो ये व्यक्ति पर भी बहुत निर्भर करता है कि वो संस्था में आने के बाद कैसे करता है। आप कोई पैनल बना लीजिए, नहीं मैं आ रहा हूँ, हाँ, ये तो व्यक्ति परख हो गया, व्यक्ति परख हो गया। दरअसल ये बात सही है कि अगर सीजीआई हो, जैसे सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में सीजीआई हैं, लीडर पोजीशन है, और प्राइम मिनिस्टर हैं, सीवीसी की नियुक्ति में भी वही है दोनों, तो काम आमतौर पर उसकी बात जो है, लोगों को उसमें उंगली उठाने का मौका नहीं मिलता है कि भाई विवाद ना हो रहा होता। हाँ, ये बहस में नहीं उंगली। अब मैं मान रहा हूं, मैं कोई शक नहीं कर रहा हूं, मैं मानता हूं कि मान लीजिए सरकार ये जो पैनल है ये बिल्कुल निष्पक्ष नियुक्ति करेगा, मैं पूरा बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि बिल्कुल प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय वो वरिष्ठ मंत्री जो है उसमें कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर कोई एक होगा ना, वो शायद गृह मंत्री होंगे, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, प्राइम मिनिस्टर, एनी ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर, एनी ऑफ द कैबिनेट। तो मैं भी प्राइम मिनिस्टर ही चूज करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, जो सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर, होम मिनिस्टर होते हैं तो शायद वही रहे, और लीडर पोजीशन। तो मैं मान रहा हूं कि पूरा नियुक्ति पारदर्शी होगी, लेकिन फिर भी विपक्ष को ये मौका रहेगा कहने का कि साहब सरकार ने अपना आदमी जो है बना लिया। अब चूंकि हमने डिसेंट नोट दे दिया और डिसेंट नोट बराबर आएगा और डिसेंट नोट चला जाएगा। एक लवासा साहब, अभी डिसेंट नोट ही बता रहा हूँ, एक लवासा साहब ने डिसेंट नोट दिया था, वो भी चुनाव आयुक्त थे, और डिसेंट नोट कहाँ चला गया, और उसके बाद लवासा साहब भी चले गए बीच में ही अपना कार्यकाल पूरा किए बिना। खैर वो अलग सारे विषय हैं। मैं कह रहा हूं मंशा का भी संकट है क्या? अगर बेहद पारदर्शिता होती तो सरकार के हक में था ये भाई। आमतौर पर प्राइम मिनिस्टर और सीजीआई जब होते हैं तो लीडर अपोजिशन को भी कई बार उनके हिसाब से चलना पड़ता है, और अगर डिसेंट नोट देते भी हैं तो कोई भी सीजीआई आमतौर पर प्रधानमंत्री की राय के खिलाफ नहीं जाते। अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि किसी मामले में सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में सीवीसी में किसी सीजीआई ने कोई डिसेंट नोट दिया हो। अपोजिशन का डिसेंट नोट आया है, जैसे जब वो हुए थे आपके थॉमस साहब, तो सुषमा स्वराज जी ने डिसेंट नोट दिया था,
या अभी अधीर रंजन चौधरी जी ने सीबीआई डायरेक्टर इन्विटेशन नोट दिया था, लेकिन सीजीआई का इन्विटेशन नोट नहीं आया आमतौर पर, तो ज्यादा बेहतर होता, वो सरकार के हक में भी होता, फिर उस मुख्य चुनाव आयुक्त पर या चुनाव आयुक्त पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था कि भाई तो नियुक्ति इनकी हुई है। अभी जो है उंगली, एक बात मैं और कहूंगा, जो आनंद दुबे कह रहे हैं, मैं आनंद दुबे जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। मुझे खुद नहीं समझ में आया था, कल को अगर मान लीजिए चुनाव हो जाते हैं और वो शिवसेना उद्धव गुट जो है ज्यादा विधायक और ज्यादा सांसद जीत के आ जाता है, तो क्या चुनाव आयोग अपने फैसले को बदल देगा जिस आधार पर दिया उसने कि ज्यादा विधायक इनके पास है, ज्यादा सांसद इनके पास है, इसलिए ज्यादा बहुमत इनके पास है जनता का, कार्यकर्ताओं का, क्योंकि उनको इतना वोट मिला है। कल को अगर स्थिति बदल जाए तो ये मतलब कैसा फैसला है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन ठीक है चुनाव आयोग का फैसला है। तो मुझे लगता है अगर एक निष्पक्ष नियुक्ति हो तो किसी को फिर उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। इस लिहाज से सीजीआई का होना मेरे हिसाब से उसमें बेहतर जरूरी था। तो ये अभी अर्जुन राम मेघवाल कह रहे थे कि प्रोग्रेसिव फैसला है, इसे आप प्रोग्रेसिव कहेंगे या रिग्रेसिव कहेंगे, या कुछ जैसा आप कह रहे हैं कि वो रिकमेंडेशन भी अगर लागू हो जाती तो परसेप्शन बिल्डअप होता, विवाद जो फिजूल का अगर उठा भी है वो नहीं उठता। नहीं, प्रोग्रेसिव मैं इस सेंस में कह सकता हूं कि एक कदम आगे बढ़ेगा, एक कदम, जो रावत साहब ने कहा कि भाई एक अपोजिशन, और जो गुरु भी कह रहे हैं कि विपक्ष का भी एक उसमें से हो गया, तो विपक्ष के नेता को कम से कम अपनी राय रखने का और अपने हस्तक्षेप का एक अधिकार होगा, उस लिहाज से ये प्रोग्रेसिव है। हाँ। लेकिन और प्रोग्रेसिव हो जाता अगर इसमें सीजीआई होते तो ज्यादा प्रोग्रेसिव हो जाता, ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाता। तो गुरु, क्या ये विवाद टाला जा सकता था और एक परसेप्शन बिल्डअप, एक स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी की सरकार, वो मौका था आपके पास कि सीजीआई को भी रख लेते, जो कि खुद की उनकी ही एक वर्डिक्ट में उन्होंने कहा कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, सीबीआई डायरेक्टर के नियुक्ति की तर्ज पर यह नियुक्ति होनी चाहिए, ऐसा हो सकता था। गरिमा जी, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को शब्दशः मुझे पढ़ने का अनइंटरप्टेड मौका दीजिएगा। मार्च 2023 सुप्रीम कोर्ट सजेस्टेड an interim selection committee till the time the parliament enacts the law। जब सुप्रीम कोर्ट अपने ऑब्जर्वेशन में इंटरिम की बात कर रही है तो सदन सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं माने, ये मेरे समझ से परे है। टीएन सेशन साहब का जिक्र कर रहे थे, अभी इंडिया अलायंस के बहुत प्रमुख नेता हैं लालू प्रसाद यादव जी, बोलते थे ये सेशनवा पगला गया है। जब सेशन पारदर्शिता के साथ चुनाव कर रहे थे और लालू यादव हार रहे थे तो कहते हैं ये सेशनवा पगला गया है, इस मानसिकता के लोग हैं। गरिमा जी, अभी शिवसेना गुट के जो प्रवक्ता हैं कह रहे थे ईडी सीबीआई सबका दुरुपयोग हो रहा है, हम लोगों ने बहुत बहस किया है। 6000 केसेस ईडी कर रहा है, उसमें मात्र 125 केसेस नेताओं के खिलाफ है। अगर कांग्रेस के धीरज साहू के घर से, जिन्होंने चुनाव आयोग में डिक्लेयर्ड एफिट में अपनी कुल संपत्ति 34 करोड़ बताया है, उनके प्रेमिसेस से 351 10 गुना से भी अधिक संपत्ति प्राप्त होती है तो भ्रष्टाचार पे कार्रवाई होगी। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, व्यक्तिगत हमला नहीं करते लेकिन कर रहे हैं और मुझे झूठा सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे। देखिए, सच और झूठ का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को देख करके आप बता सकते हैं। जहां तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की जनता और आपके खुद के मित्रों ने आपको झूठा साबित कर दिया, आपके खुद के मित्रों ने आपके नेता को चिरकुट बता दिया, तो मुझे लगता है ये प्रमाण पत्र बांटने का अधिकार, लेकिन समाजवादी पार्टी के संस्कारों से देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति अवगत है, तो इस प्रकार के शब्द और संस्कारों की अपेक्षा हम इनसे लगातार करते हैं। लेकिन जहां तक आज की सवाल का और जवाब दे पाए अगर तो दे दीजिए। ऐतिहासिक पहल, हाँ, कि आप ही की पार्टी के स्टॉलवर्ट मैंने बता दिया है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने जरूरत इस बात की बताई थी मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखकर कि सीजीआई होने चाहिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा, लॉ मिनिस्टर, सीजीआई और प्राइम मिनिस्टर, तो उनको जरूरत लगती थी इस बात। उन्होंने यह भी सजेस्ट किया था कि नेता विपक्ष की भी भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने यह भी सजेस्ट किया था कि नेता विपक्ष की भी भूमिका होनी चाहिए, और देश के लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति में पहली बार नेता विपक्ष भी एक सक्रिय भूमिका निभाएंगे। तो हमने तो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को शब्दशः फॉलो किया है। एक लिमिटेड एप्लीकेशन के तहत सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता को, संविधान की सर्वोच्चता को और सदन की सर्वोच्चता को, देश के 140 करोड़ लोगों की संप्रभुता को स्थापित करने का काम किया है। लेकिन कुछ लोग हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन को पिक एंड चूज कर लिया और सीजीआई को सहूलियत से छोड़ दिया, यही ना डॉक्टर गुरु?
ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अरे भाई, कुछ लोग हैं, इंदिरा गांधी के स्वघोषित तीसरे पुत्र को चीफ इलेक्शन कमीशन बना दिया, तब किसी को समस्या नहीं हुई। अब इलेक्शन कमीशन के नियुक्ति में नेता विपक्ष भी मजबूती से आ रहा है, तो तब मैंने भी कहा लोगों को भाई दिख रहा है। कांग्रेस गरिमा जी, आपके अगर दर्शक के विवेक पे, आपके दर्शकों के स्वाभिमान पे मैं सब छोड़ता हूं। किए या कांग्रेस ने आपके अगर सारे दर्शकों गलत ने निर्णय लिए मध्य प्रदेश, तो छत्तीसगढ़, फिर आगे राजस्थान वही में होता दिखा दिया रहे, और ये आगे भी भी परिपाटी दिखाएंगे। ना बने ना। आलोक शर्मा, छोटा सा रिएक्शन कि कुल मिलाकर आप ही के सारे फैसलों को सामने रख देती है बीजेपी जब भी सवाल पूछे। देखिए, मुझे लगता है कि अगर एक व्यक्ति एक इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर सवाल उठे तो सारी की सारी अपॉइंटमेंट गलत हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरह से अब अपॉइंटमेंट का एक फ्रेम बना दिया गया है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को केवल वहां पर एक मूर्ति के तौर पर जनता को दिखाने के लिए रखा गया है, इससे पूरी तरह से पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन को पंगु बनाने का काम किया है। और बार बार सदन की भूमिका, सदन का हस्तक्षेप। अरे भाई, ये जब लॉ पास हो जाएगा तो सदन का कैसे हस्तक्षेप होगा? सदन का हस्तक्षेप तो अभी भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपकी मेजोरिटी है तो बुलडोज कर रहे हैं आप कानून बनाने में। आप सदन की सुन कहाँ रहे हैं? सदन की तो चर्चाओं को भी आप ध्यान नहीं देते हैं। आप पूरी तरह से अब ऐसा कानून लेकर आए हैं कि एबीवीपी बैकग्राउंड होना चाहिए, आरएसएस की चिट्ठी हाथ में होनी चाहिए, और बीजेपी के सामने जो दंडवत करेगा और जो पिट्ठू बनकर रहेगा वो इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। ठीक है विनोद जी, बहुत छोटा सा संक्षेप में 30 सेकंड में अगर बता पाए कि जो विपक्ष ने आपत्तियां, इतराज, डर जाहिर किया है, क्या वो भी हो सकता है? नहीं, मैंने जैसे पहले कहा ना कि परसेप्शन तो होगा, विपक्ष का ऐतराज अपनी जगह है। अगर आज कांग्रेस यही कानून इसी तरह ला रही होती तो गुरु प्रकाश जी वही बोल रहे होते जो आलोक शर्मा बोल रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में क्या है कि मेरिट की बजाय हम अपनी पोजीशन के हिसाब से बोलते हैं, राजनीतिक दलों की स्थिति है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेहतर होता, बार मैं वही कह रहा हूं, बेहतर होता अगर इसमें सीजीआई को रखते और मगर अडवाणी जी की बात मान लेते। अडवाणी जी की बात मान लेते तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता था। एक दायरा बड़ा हो जाता और साथ में पूरी पारदर्शिता होती। लेकिन अब चूंकि कानून पास हो गया, अब तो हमको इंतजार करना पड़ेगा कि भाई जो निर्णय होंगे वो कैसे होंगे और उसमें विपक्ष के नेता की क्या भूमिका होगी और विपक्ष के नेता के डिसेंट को कितना महत्व दिया जाएगा। बिल्कुल, उसके लिए इंतजार करना होगा।